गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? मस्त होगे, बिंदास होगे। देखिए बच्चे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपके 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का अध्ययन किया था। हम आगे के प्रश्न में शेष प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा कि प्रकाशीय पथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ कह रहा है। तो बेटा देखिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में टी मीटर दूरी तय करे जिसका अपवर्तनांक n है, किसका अपवर्तनांक n है, तो अपवर्तनांक n व तय की गई दूरी d के गुणनफल को प्रकाशीय पथ कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में d मीटर दूरी तय करें जिसका अपवर्तनांक n है, तो तय दूरी d, व अपवर्तनांक n के गुणनफल को प्रकाशीय पथ या प्रकाशिक पथ कहते हैं। प्रकाशीय पथ कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चे, सूर्य के प्रकाश हेतु पृथ्वी पर तरंगाग्र की आकृति कैसी होती है? आकृति कैसी होती है? देखिए, सूर्य के प्रकाश हेतु तरंगाग्र की आकृति कैसी? तो मूलतः अधिक त्रिज्या का गोलीय तरंगाग्र जो अधिकांशतः समतल प्रतीत होता है। मूलतः कैसे होते बच्चे? मूलतः या प्रायः अधिक त्रिज्या का गोलीय तरंगाग्र जो अधिकांशतः समतल प्रतीत होता है। अगला है बच्चे, प्रकाश के व्यतिकरण का एक प्राकृतिक एवं एक प्रायोगिक उदाहरण दो। तो बच्चे प्राकृतिक क्या हो जाएगा? तेल की बूंद का कलरदार दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना। बच्चे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तेल की परत का रंगीन दिखाई देना। यानी प्राकृतिक उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चे? प्राकृतिक उदाहरण हो जाएगा तेल की अथवा साबुन ले सकते हैं, तेल की परत ले लो कि साबुन अलग ले। तेल की परत का रंगीन दिखाई देना, एक पूछ रहा है। दूसरा लिखना चाहो तो लिख लो, साबुन के घोल में बनी फिल्म का रंगीन दिखाई देना। साबुन के घोल में बनी परत का रंगीन दिखाई देना, ये भी आपका प्राकृतिक उदाहरण है। और प्रयोगी हो जाएगा यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। यानी आपका प्रायोगिक उदाहरण, एक दूसरा हो जाएगा और ये पहला। यंग प्रायोगिक उदाहरण में क्या हो जाएगा बच्चा? यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। ठीक है बच्चे। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो,
नियत हो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है बच्चे। अगला है बच्चे, उन दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग स्वरूप की पुष्टि होती है। तो प्रकाश का बच्चे व्यतिकरण और विवर्तन। प्रकाश का व्यतिकरण लिख सकते हो बच्चे, क्योंकि प्रकाश दो प्रकार से व्यवहार करता है, तरंग और कण। तरंग में आ जाएगा बच्चे प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन, और विवर्तन। ठीक है बच्चे। फ्रिंज की चौड़ाई से क्या तात्पर्य है? देखिए बच्चे, किन्हीं दो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की, कौन से? किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसे फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त, दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक से बीटा से प्रदर्शित करते हैं। फ्रिंजों की आकृति कैसी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रिंजों की जो आकृति होती है अतिपरवलयाकार होती है, अतिपरवलयाकार होती है, अतिपरवलयाकार होती है। नोट कर लो बच्चे। विवर्तन की घटना अनुदैर्घ्य तरंगों में होती है या अनुप्रस्थ में? तो विवर्तन की घटना जो है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में होती है। क्या लिख दोगे? दोनों तरंगों में होती है, दोनों तरंगों में, दोनों तरंगों में होती है। ठीक है बच्चे। उस प्रकाशिक घटना का नाम बताओ जो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ, केवल अनुप्रस्थ की बात करें तो प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का, दोनों की बात करें तो विवर्तन। ठीक है बच्चे। प्रकाश का ध्रुवण, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, आपके लिए इनको तैयार कर लो। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या होता है? अधिकतम संभव मान क्या होता है? तो बच्चे जब 90 डिग्री पर कोण आएगा तभी विवर्तन हो जाएगा, इससे ज्यादा पे नहीं। अधिकतम क्या होगा बच्चे? 90 डिग्री। तो ये थे बच्चे आपके 21 से लेकर 30 तक के प्रश्न मेरे दोस्त। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन प्रश्नों का आनंद लीजिए और आपको बेहतर समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो मेरे दोस्त लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो आपके तुरंत मैं जो भी वीडियो डालूं आपको प्राप्त हो जाए। जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है बच्चे। चैनल में लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे उस चैनल को बच्चे। इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी शेयर कर दें ताकि उनका भी लाभ हो सके। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे के प्रश्न कराते हैं। चलिए बच्चे, आगे के क्वेश्चन को हम विधिवत बारी बारी से करेंगे बच्चे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा बच्चे कि पोलराइड किस सिद्धांत पे आधारित है बच्चे? तो पोलराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है, द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है बच्चे। तो उत्तर आ जाएगा पोलराइड, पोलराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है बच्चे, ध्रुवण तल व कंपन तल को परिभाषित कीजिए। ठीक है बच्चे। तो देखिए ध्रुवण तल, तो वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो तथा जो कंपन तल के लंबवत हो। वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो तथा वह तल जिसमें
प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो तथा जो ध्रुवण तथा दो कंपन तल के लंबवत हो, तथा जो कंपन तल के लंबवत हो। ठीक है बच्चे, ध्रुवण तल कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवण तल कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चे, उसी में अच्छा कंपन तल। क्या है बच्चे उसी में? कंपन तल। तो बड़ा ही सिंपल है, वह तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा स्थित हो तथा प्रकाश वैद्युत वेक्टर की दिशा भी स्थित हो, तथा प्रकाश वैद्युत वेक्टर की दिशा भी स्थित हो, प्रकाश वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा। तो वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों स्थित हो, कंपन तल कहलाता है। कंपन तल कहलाता है। ठीक है बच्चे, अगला है मेरे दोस्त, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो बच्चे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। सर हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। सर हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। ठीक है बच्चे, ऐसे दो क्रमागत प्रक्रमों के नाम लिखिए, ठीक है, जिनमें किसी पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन दो घटनाओं में होते हैं, तापायनिक उत्सर्जन में और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में या प्रकाश विद्युत प्रभाव में। तो हो जाएगा नंबर 1 तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। नंबर 2 हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, देहली आवृत्ति व कार्यफलन को परिभाषित करो। तो देहली आवृत्ति क्या है बच्चे? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं बच्चे। ठीक है मेरे दोस्त, देहली आवृत्ति भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, खिंचो खिंचो निकलते रहे ये, ठीक है, यानी यहां से क्या हो जाए बच्चे, खिंच खिंच के इलेक्ट्रॉन बाहर आते रहे, तो इस घटना को क्या कहेंगे बच्चे? हम देहली आवृत्ति। तो वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से, जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का, पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उस धातु की, उस धातु के लिए देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न है उसी में बच्चे कार्यफलन, कार्यफलन, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे कार्यफलन, तो जहां पर वह न्यूनतम आवृत्ति बच्चे, वहां पर क्या हो जाएगा, वह न्यूनतम ऊर्जा। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को सर्जन करा सके, उस धातु के लिए कार्यफलन कहलाती है। वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी
धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उस धातु के लिए कार्यफलन कहलाती है। इसे बच्चे W से प्रदर्शित करते हैं मेरे लाल, और इसको न्यू नॉट से। ठीक है बच्चे, आगे क्या कह रहा है कि एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णी बिंदु प्रकाश स्रोत को R दूरी पर रखने पर, कितने दूरी पर रखने पर? R दूरी पर। एक प्रकाश विद्युत सेल को एक वर्णी बिंदु स्रोत से R दूरी पर रखने पर निरोधी विभव आता है मेरे लाल B। कितना आता है? B। और जब स्रोत को 3R दूरी पर रख दिया जाए तो निरोधी विभव कितना हो जाएगा? देखिए बच्चे, जो निरोधी विभव है वो प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों के आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि दूरी पर निर्भर करता है। तो बच्चे यहां पर लिख देना, निरोधी विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिख देना, क्योंकि निरोधी विभव गतिज ऊर्जा व आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूरी पर नहीं करता है, निर्भर करता है, दूरी पर नहीं। अतः निरोधी विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः यह V ही रहेगा। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचिए। ठीक है बच्चे, तो अगर हम ग्राफ खींच देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हमने खींच दिया ग्राफ, ये हो गया थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे क्या? ई के, क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा मेरे लाल आपका प्रकाश की आवृत्ति यानी कि न्यू नॉट। ठीक है बच्चे, तो बच्चे यहां पर जो इसकी ढाल होती है उसको tan थीटा से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? tan थीटा से। तो जो ढाल होगी वो H/E के बराबर होगी। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया कि tan थीटा ढाल हो तो इसका मान कितना होता है। अगला है बच्चे, m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी de ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो ये होता है मेरे लाल लेमडा इज इक्वल टू √2m के, H/√2m के होता है बच्चे, H/√2m के ये होता है देहली तरंग दैर्घ्य और बच्चे गतिज ऊर्जा में संबंध। तो ये रहे बच्चे आपके 38 नंबर तक के प्रश्न, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और बच्चे इसके बाद अगले प्रश्न हम देखेंगे, जल्दी से कर लीजिए बेटा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे के प्रश्न। ठीक है बच्चे, जो आपके 39 से लेकर 49 तक के प्रश्न है मेरे दोस्त। किसी धातु के कार्यफलन का मान नहीं कह रहा, किस धातु के कार्यफलन का मान अधिकतम होता है? तो दोस्त सबसे ज्यादा अधिकतम कार्यफलन का मान होता है बच्चे प्लेटिनम धातु का। किसका होता है बच्चे? प्लेटिनम का। किसका मेरे दोस्त? प्लेटिनम का। ठीक है बच्चे, शॉर्टकट में पीटी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अंतक उल्टा अथवा संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। तो किसी धन प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव, किसी धनात्मक प्लेट को दिया गया, यानी कि धनात्मक प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव। कौन सा विभव मेरे दोस्त? न्यूनतम ऋणात्मक विभव भी कह सकते हैं। वह न्यूनतम ऋणात्मक
ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, अंतक उल्टता कहलाता है। अंतक उल्टता कहलाता है। ठीक है बच्चे, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं बच्चे। फिर अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है? भैया देहली तरंग दैर्घ्य अलग है, डी ब्रोगली अलग है मेरे लाल। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली आवृत्ति और कार्यफलन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन हमने जो छाट के रखे हैं ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे। तो वह अधिकतम तरंग है, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से, जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का, जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उत्सर्जन करा सके, उस धातु की, उस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चे, अगला टॉपिक है, यदि किसी धातु पर केवल एक ही आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, वो किसी धातु के पृष्ठ के अलावा धातु के अंदर से भी उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है। क्या बोलो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ के साथ साथ, किसने कहा था? आइंस्टीन ने बताया था बच्चे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ के साथ साथ धातु के अंदर से भी उत्सर्जित होते हैं। ठीक है बच्चे, इसका कारण हो गया, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। किसी परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या के मान के कोड बताइए। तो बच्चे परमाणु की त्रिज्या, तो बच्चे उत्तर हो जाएगा, परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर की कोटि की, 10 की घात -10 मीटर की कोटि की, तथा नाभिक की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर की कोटि की होती है, की कोटि की होती है। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड ने बताया था इसको। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग, मेरे लाल, न्यूनतम कोणीय संवेग h/2π। दूसरी कक्षा बोलेगा भाई सूत्र क्या होता है? कोणीय संवेग बराबर NH/2π। पहली कक्षा तो 1, दूसरी कक्षा तो 2, तीसरी कक्षा तो 3, यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे, कोणीय संवेग निकलता जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे बच्चे। आयनन ऊर्जा को परिभाषित करो। बच्चे आयनन ऊर्जा बहुत आसान टॉपिक है। आयनन ऊर्जा, ठीक है, किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को
न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को परमाणु की एनन ऊर्जा कहते हैं। परमाणु की एनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चे, कह रहा है कि बच्चे हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान कितना होता है, तो बच्चे इसका मान होता है 13.6 ईवी। कितना होता है बच्चे? 13.6 ईवी। अगला प्रश्न है एल्फा कण क्या है? एल्फा कण बच्चे क्या है मेरे दोस्त? एल्फा कण हीलियम का नाभिक है। एल्फा कण हीलियम परमाणु का, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक होता है। इस पर 2e या 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है बच्चे, 2e या 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक शॉर्टकट में बोलते हैं AMU, एटॉम मास यूनिट। बच्चे देखिए, परमाणुओं, मूल कणों और नाभिक, नाभिक परमाणुओं और मूल कणों के द्रव्यमान बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए बहुत छोटा मात्रक चुना गया जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। यह कार्बन 6c12 के 12वें भाग के बराबर होता है। तो बच्चे क्या हो जाएगा कि परमाणुओं, नाभिकों व मूल कणों, मूल कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मूल कणों के द्रव्यमान अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अतः इन्हें व्यक्त करने के लिए, अतः इन्हें व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया, छोटा मात्रक चुना गया जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। इसे AMU या एक U से प्रदर्शित करते हैं, एक U से प्रदर्शित करते हैं। यह कार्बन 6c12 के 12वें भाग के बराबर होता है। तो बच्चे एक AMU बराबर होता है मेरे लाल 1.66 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिक का खंडन यानी नाभिकीय विखंडन होता है बच्चे, नाभिकीय विखंडन होता है मेरे लाल। ठीक है बच्चे, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? तो मंदक का कार्य है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, ये होता है बच्चे मंदक का कार्य। किसी एक मंदक का नाम लिखिए बच्चे, भारी जल। कौन बच्चे? भारी जल। ब्रैकेट में लिख लो D2, इसका सूत्र होता है भारी जल D2। ठीक है मेरे लाल, तो ये आपके हो गए 49 तक के प्रश्न बच्चे, और इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे के शेष प्रश्न कराते हैं बच्चे, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए बच्चे, हम लोग आगे के शेष बचे हुए प्रश्नों को करते हैं बारी बारी से। बच्चे कह रहा है कि सूर्य में होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया लिखिए, कि सूर्य में कैसी अभिक्रिया होती है बच्चे, हमको ये लिखना है। ठीक है मेरे लाल, चलिए हम सूर्य में होने वाली अभिक्रिया को लिखेंगे बच्चे। तो सूर्य में बच्चे कौन होते हैं? 1H1 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 डैश 2He4 2He4 हीलियम का बेटे परमाणु बनता है, और साथ में मेरे लाल 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो, 2
न्यूट्रिनो और साथ में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य में होने वाली विक्रिया कौन है बच्चे? 1H1 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 4 बार, तो हीलियम बनाएगा, 2 पाजिस्ट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। तो ये हो गए बच्चे आपके सूर्य में होने वाली विक्रिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चे। नाभिकीय बम तथा नाभिकीय रिएक्टरों में होने वाली श्रृंखला विक्रियाओं में अंतर बड़ा ही सिंपल है बच्चे, कि नाभिकीय बम में होने वाली श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा नाभिकीय बम में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली विक्रिया को, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ये बच्चे अंतर होता है नाभिकीय बम और नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया में। अगला प्रश्न है बच्चे नाभिकीय बल, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि नाभिक के अंदर ऐसे बल कार्य करते हैं जो प्रोटॉनों को प्रोटॉनों से और प्रोटॉनों को न्यूट्रॉनों से बांधे रखते हैं, तो ऐसे बल को नाभिकीय बल कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बच्चे कि नाभिक के अंदर ऐसे प्रबल बल कार्य करते हैं, ऐसे प्रबल बल कार्य करते हैं जो प्रोटॉनों को प्रोटॉनों से व न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों से तथा प्रोटॉनों को न्यूट्रॉनों से बांधे रखते हैं, न्यूट्रॉनों से बांधे रखते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, इनके गुण निम्नवत है। नंबर 1 बच्चे हो जाएगा नाभिकीय बल आगुरुत्तीय बल होते हैं, आगुरुत्तीय बल होते हैं। नाभिकीय बल लघु परासीय बल होते हैं, ये लघु परासी बल होते हैं। और भी बहुत सारे नाभिकीय बल अवैद्युत बल होते हैं बच्चे। ठीक है, समभारिक समस्थानिक समन्यूट्रॉनिक क्या है बच्चे? तो समभारिक की बात कर लेते हैं बच्चे, समभारिक की बच्चा बात करते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे नाभिक जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समभारिक। भिन्न भिन्न तत्वों के वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार
भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? समभारिक कहलाते हैं। जैसे बच्चे, जैसे मेरे लाल में अगर बात करूं तो मैं यहां पर ले सकता हूं 6C 14 और 7N 14। ना दिख रहा हो तो यहां लिख सकते हैं 6C 14 और बच्चे 7N 14। ये आपस में क्या है? समभारिक। ठीक है बच्चे। अगला है मेरे लाल समस्थानिक। समस्थानिक, एक ही तत्व के वे नाभिक। एक ही तत्व के वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक, एक मिनट, समभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। चलो परमाणु भार कर लो, परमाणु भार, और यहां कर लो परमाणु क्रमांक। अब सही है बच्चे। ठीक है मेरे लाल, कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे नाभिक जिनके परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चे? समभारिक। तो एक ही तत्व के वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? जैसे हमने कह दिया कितना, इनके परमाणु क्रमांक 1 हो और इनके मगर परमाणु भार भी, जैसे हमने ले लिया मेरे लाल, यहाँ मैंने ले लिया 2He4 और बच्चे 2He3, ये आपके समस्थानिक हीलियम के हो जाएंगे। और भी बच्चे 1H1 ले लो, 1H2 ले लो, 1H3 ले लो, ये हो गए बच्चे। ठीक है। अब आते हैं समप्रोटानिक। किसके पास आएंगे? समप्रोटानिक। समप्रोटानिक किसे कहते हैं? सॉरी, समप्रोटानिक नहीं, समन्यूट्रॉनिक। समप्रोटानिक तो समस्थानिक को ही कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, समभारिक या समन्यूट्रॉनिक कर लो बच्चे, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है बच्चे। तो समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो बच्चे। जैसे हम ले लें 3Li7, ठीक है बच्चे, 3 लिथियम 7, और बच्चे क्या ले सकते हैं? 2He4। यहाँ भी 4 न्यूट्रॉन, यहाँ भी 4 न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चे। और ये दोनों आपके हो जाएंगे इसकी, ये आपके हो जाएंगे समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है बच्चे। किसी पदार्थ की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, किस पदार्थ की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है और कितनी? तो आयरन की बच्चे किसकी होती है मेरे लाल? आयरन की सबसे अधिक होती है। और कितनी होती? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयरन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है और बच्चे 8.8 MeV होती है। आगे चलेंगे मेरे लाल। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहां से उत्सर्जित होती है? तो बच्चे द्रव्यमान क्षति से उत्सर्जित होती है, द्रव्यमान क्षति से। ठीक है बच्चे। एन टेबल चालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन बच्चे और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं, कोटर होते हैं। ठीक है बच्चे। एन टाइप इलेक्ट्रॉन, पी टाइप यानी कि कोटर। ठीक है, याद रखना
कि पी टाइप होगा तो बहुसंख्यक में पी होगा प्रोटॉन यानी कि कोटर। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर मेरे लाल इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है बच्चे। ताप बढ़ाने पर अर्ध चालकों की चालकता बढ़ जाती है, और जब चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा, तथा प्रतिरोध घट जाता है, तथा प्रतिरोध घट जाता है। चालकता मतलब धारा बहना घट जाता है। तो जब धारा ज्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चे? कम होगा। अवक्षय परत क्या होती है? तो पीएन संधि डायोड के दोनों ओर की वह परत, उत्तर हो जाएगा पीएन संधि डायोड के दोनों ओर की वह परत जिसमें कोई आवेशवाहक उपस्थित नहीं होता है, अवक्षय परत कहलाती है बच्चे। अच्छा, यहां पर आवेशवाहक नहीं होता तो कौन होता? दाता और ग्राही, दाता द्रव्य होते हैं, ठीक है बच्चे। होल पर कितना आवेश होता है? होल पर मेरे दोस्त प्रोटॉन के बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम आवेश होता है। ये प्रोटॉन की तरह व्यवहार करता है तो आवेश भी प्रोटॉन की तरह रखेगा बच्चे। फिर कह रहा है बच्चे विभव प्राचीर क्या है? तो बच्चे पीएन संधि डायोड, जब पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है तो पीएन संधि के निकट अवक्षय परत के सिरों के बीच, जब पीएन संधि का निर्माण होता है, जब पीएन संधि का निर्माण होता है, ठीक है बच्चे, कि जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो पीएन संधि के निकट, तो पीएन संधि के निकट, ठीक है मेरे लाल, जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो पीएन संधि के निकट अवक्षय परत के सिरों के बीच, निकट अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रचीर कहते हैं, ठीक है, विभव प्रचीर कहते हैं, ठीक है मेरे लाल, कि जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो पीएन संधि के निकट अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रचीर कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक क्या है? वह अर्धचालक जिसे संयोजकता एम एन, पहले एन आता है तो जो पहले आएगा वो ज्यादा पाएगा, पहले आएगा ज्यादा मतलब ये 5 और ये 3, जिसे संयोजकता 3 वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, ठीक है बच्चे। पी टाइप अर्धचालक कहलाता है, पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें, ठीक है मेरे लाल, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर, बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर व अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, व अल्पसंख्यक आवेशवाहक
इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, एन टाइप अर्धचालक क्या है? इसको हम लोग समझेंगे एन टाइप को इस वाले जगह पर, बच्चे यहां पर समझ लेंगे कि एन टाइप अर्धचालक क्या है। ठीक है बच्चे, तो वह अर्धचालक जिसे संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य, वह ये क्या है, एन टाइप। ठीक है बच्चे, वह अर्धचालक जिसे संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य मिलाकर बनाया जाता है, एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन व अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? कोटर होते हैं। तो ये थे बच्चे हमारे सेकंड पेपर के महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है बच्चे, अब इसमें क्वेश्चन आपका और पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां समझ लीजिए यहां पर कि पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पश्चदिशिक चित्र। तो देखिए ये पीएन संधि डायोड, एक और बना देते हैं, ये पीएन संधि डायोड, ये है बच्चे अग्रदिशिक और ये है मेरे लाल पश्चदिशिक। ठीक है, समझ लीजिए कि यदि पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दें तो पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक का आकार करता है। ठीक है बच्चे, यदि पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें तो यह संधि डायोड पश्चदिशिक अथवा पश्चविनत का कार्य करता है। ठीक है बच्चे, तो ये फिगर कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए मेरे दोस्त, मैंने सारे प्रश्न आपको करा दिए हैं। आपके इन प्रश्नों से बाहर के कोई भी प्रश्न पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न बेहतर और समझदार तरीके से समझदार आए हैं बच्चे, समझ में आ गए हैं सारे प्रश्न, और उम्मीद है आप लोग समझदार हो कि इन प्रश्नों को बहुत ही जल्दी आप लोग रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इनसे बाहर पेपर में कुछ पूछा नहीं जाता है, यही प्रश्न बार बार रिपीटेड होते हैं। बच्चे उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चे तो इनको 4 और बैच को क्या करेंगे बच्चे, शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों का भी लाभ हो सके। और अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो बच्चे तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इससे बढ़कर एक से एक वीडियो लाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। ठीक है बच्चे, जय हिंद।